हे हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो से हम क्लास 8th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड एंड इज़ नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन है वर्ल्ड में, एक काम है वर्ल्ड में जिसको अब एक इंडस्ट्री की तरह रिगार्ड किया जाता है। एग्रीकल्चर का मतलब एग्री और कल्चर, इसमें दो वर्ड आते हैं, एग्री और कल्चर। इसमें जो ये एग्री वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका एक्चुअल नेम है एगर और ये मीन करता है अ फील्ड। इसका मीनिंग है फील्ड। और कल्चर कल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसका वो रियल नेम है कल्चुरा और इसका मीनिंग है कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर इज़ अ फील्ड कल्टीवेशन। और एग्रीकल्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी है द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को जो इम्प्रूवमेंट करे, जैसे न्यू टेक्निक्स, न्यू मॉडल्स, न्यू टूल्स, ये सब बनाने को कहते हैं, इसके स्टडीज़ को कहते हैं एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर है द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल के कल्टीवेशन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और एनिमल हस्बेंड्री है रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स के को मैनेज करना। ठीक है, अब इधर हम एग्रीकल्चर का डेफिनेशन लिखा है जो आप इधर पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन of food, feed, fiber, fuel and other goods by the systematic raising of plants and animals। इधर मैंने लिख रखा है एग्री इज द वर्ड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर में क्रॉप उगाना होता है, क्रॉप ग्रो करना होता है। तो क्रॉप ग्रो करने के भी बहुत तरीके होते हैं। क्या क्या? पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? प्लोइंग और लेवलिंग। अब प्लोइंग क्या है? जो अब हमारा जो ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, वो लैंड को हम पहले प्लोइंग करेंगे। प्लोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल फॉर बेटर पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड एयर। प्लोइंग एक तरह से जो खेत है उसको जोतना होता है। और इसके एडवांटेजेस भी होते हैं कि ये इससे सॉइल जो होता है वो हमारा लूज़ हो जाता है, जिससे हमारा सॉइल के रूट्स ज़्यादा डीप तक जाते हैं। तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। फिर ये सॉइल को एरेट कर देता है, मतलब कि उसमें अच्छे से एयर भर देता है, जिससे जो हमारा सॉइल है वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। फिर वो जैसे न्यूट्रिएंट, मेरा सॉइल ऊपर है, न्यूट्रिएंट उसके नीचे है, तो जब हमने प्लोइंग किया तो उससे न्यूट्रिएंट ऊपर जाता है, सॉइल नीचे आ जाता है। फिर वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो डाल रखे हैं उसको और अच्छे से मिक्स कर देता है। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन और एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। और प्लोइंग का अदर नाम भी होता है जिसे कहते हैं टिलिंग। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद दूसरा मेथड होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दूसरा मेथड है लेवलिंग, जिसमें जब हम प्लोइंग करते हैं तो सॉइल का मेन बिग लम्प्स रह जाते हैं, तो वो हम लेवलिंग से कवर करते हैं। लेवलिंग में क्या होता है? वुड से सॉइल को प्रेस किया जाता है और उसे plowed soil may have big lumps of soil called crumbs. Crushing of these lumps of soil and gently pressing the soil with a wooden or iron leveler is called leveling. तो leveling process समझे? सॉइल जो हमने प्लो कर लिया है उसे और प्रेस करना, जेंटली प्रेस करना। अच्छा, प्लॉ के भी कुछ टूल्स होते हैं प्लोइंग के। वो क्या है? एक होता है प्लॉ, एक होता है होए और एक होता है कल्टीवेटर। प्लॉ बहुत ट्रेडिशनल टूल है जिसमें वो एक ट्रैक्टर से, पहले वो बुल से किया जाता था पर अब ट्रैक्टर से। उसमें क्या होता है कि वो एक लॉन्ग वुड का लॉग होता है, उसमें एक आयरन स्ट्रिप लगा होता है जो एक कॉर्नर से शार्प होता है। अब जो बुल में वो लग रखा है, तो फिर बुल जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर वो पीछे पीछे जो हमारा खेत है उसे वो प्लॉ करना चालू कर देगा। दूसरा टूल है होए। ये होता है
ये भी एनिमल से ही किया जाता है और इसे लूजनिंग ऑफ सॉइल में यूज़ किया जाता है। ये एक लॉन्ग रॉड और एक आयरन फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग प्लेट ऑफ आयरन का इसमें ज़रूरत होता है। फिर सबसे मॉडर्न आता है कल्टीवेटर। ये ट्रेडिशनल प्लोज और हॉइज के जगह आने लगे हैं और ये एक ट्रैक्टर से यूज़ किया जाता है और इट सेव्स टाइम एंड लेबर। अब लेवलिंग, हमने प्लोइंग के 2 इम्प्लीमेंट्स पढ़ लिए, प्लोइंग में जो जो आइटम्स यूज़ होते हैं। अब लेवलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म इरिगेशन, इट अलाउज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब फर्स्ट वाला तो हम पढ़ लिए कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर देता है और ये यूनिफॉर्म इरिगेशन कैसे करता है? अब जो हमारा अगर लैंड पूरा कर्व है और हमने प्लॉ कर दिया लेकिन लेवलिंग नहीं किया तो इरिगेशन उसमें ढंग से नहीं होगा, पर जब लेवल हो जाएगा लैंड तो यूनिफॉर्म इरिगेशन भी हो सकता है। और इट अलाउज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये यूनिफॉर्म फर्टिलाइज़र और मैन्योर को यूनिफॉर्म वे में करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमने क्रॉप प्रोडक्शन का पहला स्टेप कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे मैन्योर के लिए। अब हमारा खेत रेडी है, अब उसमें हम मैन्योर ऐड करेंगे। मैन्योर क्या है? मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो प्लांट, जो हमारा लैंड है उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर देते हैं जो प्लांट को नीडेड होता है। जैसे नाइट्रोजन सप्लाई कर देते हैं, फिर बाकी और भी न्यूट्रिएंट्स कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। मैन्योर 4 तरीके के होते हैं: कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर होता है जो हमारे फार्म के वेस्ट हैं, जैसे जो लाइव स्टॉक मतलब होता है जो एनिमल हम पाल रहे हैं उनके एक्सक्रीटा, उनका वेस्टेज, जैसे काऊ का डंग हो गया, उन सब को, और वेजिटेबल के पील्स, इन सबको एक जगह पे वो करके इकट्ठा करके और एक पिट खोद के, मतलब लैंड में एक गड्ढा खोद के उसमें ये सब डाल देंगे और ऊपर से लैंड कवर कर देंगे। थोड़ी दिन बाद क्या होगा, वो सब डिकम्पोज हो जाएगा ऑटोमेटिक और लैंड में ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, सप्लाई कर देगा वो न्यूट्रिएंट्स। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो हमारे वेस्ट हैं फार्म के, उसको एक और तरीके से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। वो होता है वो होता है अर्थवॉर्म और रेड अर्थवॉर्म। ये दोनों क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसको कंपोस्ट में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में, और इस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। फिर तीसरा है फार्म यार्ड मैन्योर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल डंग, रेसिड्यूज लाइक स्ट्रॉ, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ क्रॉप प्लांट। ये हमारे बाकी के जो वेस्ट है, जैसे लाइक स्ट्रॉ हो गया, लीव्स हो गया, ब्रांचेस हो गए, इससे बनते हैं। और ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जो सीड्स है उसको डालने से पहले जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कर देते हैं, इन नाइट्रेट और नाइट्रेट्स के फॉर्म में, वो ये सॉइल में ऐड कर देते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो फिर ग्रीन मैन्योर ये हो गया। अब ग्रीन मैन्योर में आगे क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट हमने ग्रो कर दिया है उसे हम, जो सॉइल है हमारा, उसी में हम वापस मिक्स कर देते हैं और फिर ऊपर अपना हमारा पौधा उग जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छे से हो गई होती है। फिर मैन्योर्स के बाद हमको फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ता है। अब फर्टिलाइज़र्स आर सम केमिकल्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रोथ। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें मेनली अमोनिया होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस एंड पोटेशियम होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने पे हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से जो हमारे सॉइल में यूज़फुल माइक्रोब्स है, जैसे जो माइक्रोब हमारे सॉइल में वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, वो माइक्रोब्स मर सकते हैं। फिर एडवांटेज भी हैं फर्टिलाइज़र के कि मैन्योर इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। हाँ, तो फिर अब
मैन्योर को फर्टिलाइज़र के ऊपर कैसे यूज़ किया जाता है? मैन्योर जो हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ा देती है, और वो मैन्योर हमारे सॉइल को और पोरस बना देती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली हो जाता है इससे। फिर ये हमारे सॉइल का टेक्सचर और अच्छा कर देती है। फिर वो हमारे लैंड जो है उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स और इंक्रीज़ कर देती है। तो ये है हमारे मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र के यूज़। हाँ, तो अब हम हमारा जो लैंड है उसमें वो अच्छे से प्लाव हो गया है, तो वो हमारे सीड्स डालने के लिए अब बेस्ट हो गए हैं, क्योंकि उसमें अब मैन्योर फर्टिलाइज़र भी डल गए हैं। तो अब हमें सीड डालने हैं, तो सीड डालने के प्रोसेस को कहते हैं सोइंग। अब सीड डालने के प्रोसेस में बहुत सारे प्रिकॉशन टेक किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से प्रिकॉशन है? जैसे जो हमारा सीड है वो हेल्दी होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। फिर जो हमारा सीड है वो एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस में लगने चाहिए, क्योंकि फिर जो लाइट एयर वाटर सबके लिए, और जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है उन सब के लिए कंपटीशन हो जाएगा दोनों में, कि नहीं मैं लूँगा कि नहीं मैं लूँगा। तो फिर वो दोनों में से कोई एक ही अच्छा उग पाएगा, एक वेस्ट, या फिर दोनों ही थोड़ा थोड़ा उगेंगे, अच्छे से नहीं उगेंगे। इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए। फिर एट प्रॉपर डेप्थ भी होना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में हो गए तो फिर जो हम वाटर डालेंगे तो अच्छे से नहीं जाएगा। तो फिर इसलिए से प्रिकॉशन जो हमें सीड सोइंग के टाइम में लेने चाहिए। फिर सीड हम बहुत सारे तरीके से डाल सकते हैं। जैसा फर्स्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम डायरेक्ट हाथ में सीड लेंगे और स्कैटर कर देंगे, चारों ओर स्कैटर कर देंगे बाय हैंड। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि वो सीड को प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे नहीं कर सकता। मतलब हमने डायरेक्टली फेंक दिया तो फिर सीड जो हमारा है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं जाएगा, और या फिर प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाएगा। फिर दूसरा तरीका होता है ट्रेडिशनल टूल का। ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल में एक फनल ट्रेडिशनल टूल में एक फनल अटैच्ड होता है, जो हमारे सीड को जो वो फनल 3 ट्यूब से कनेक्ट होता है, और तीनों ट्यूब्स के जो एंड है वो शार्प होते हैं, शार्पर एंड्स होते हैं उसके। और जैसे ही हम उस फनल में अपना सीड डालेंगे तो फिर वो उस ट्यूब के होते हुए शार्प एंड से होते हुए वो जो हमारा देखो शार्प एंड क्या करेगा, जो हमारा सॉइल है उसमें वो गड्ढा कर देगा, और उसी से हमारा सीड अंदर चले गया। तो फिर ये प्रॉपर डेप्थ पे भी करता है और प्रॉपर डिस्टेंस पे भी करता है, पर इसमें टाइम और लेबर ज़्यादा होता है। और अभी का मॉडर्न मेथड है तीसरा मेथड, वो अभी का मॉडर्न मेथड है जिसको कहते हैं सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है और ये ट्रेडिशनल टूल की तरह सिमिलर होता है, बस इसमें जो ट्रेडिशनल टूल में आदमी वो शार्प फनल और शार्पर एंड्स ट्यूब्स को लेके चलते हैं, बाकी इसमें ट्रैक्टर चलता है, और इसमें स्पीड में भी होता है। ट्रेडिशनल टूल की तरह लेबर और टाइम नहीं लेता, इसमें डायरेक्ट सो हो जाता है हमारा सीड। और इसमें और सीड ड्रिल में एक और एडवांटेज होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे सीड को इसमें खा नहीं सकते, क्योंकि हमारा सीड इसमें एक्सपोज नहीं हुआ, बट ट्रेडिशनल टूल में वो एक्सपोज हो जाता है। तो फिर अब हमारे ये भी डल गए हैं, सीड्स डल गए। और हाँ, सीड डालने का एक और मेथड होता है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। इसमें होता है इन प्लांट्स लाइक टोमेटो राइस चिलीज एक्सेट्रा द सीड्स आर नॉट पुट इन द फील्ड डायरेक्टली बट आर सोन इन सीड बेड्स इन नर्सरीज। जो प्लांट्स होते हैं लाइक टोमेटो राइस और चिलीज़, ये सब क्या होते हैं कि इनको डायरेक्ट ही फील्ड में नहीं डाल दिया जाता है। इनमें क्या होता है कि हमारा जो सीड है उसे पहले हम किसी नर्सरी में डालेंगे, उसमें जब वो थोड़ा सा ग्रो होगा फिर उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे अपने फील्ड में। इसमें क्या, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें सिर्फ हेल्दी सीड्स आते हैं। फिर ये हमारे सीड का रूट और शूट सिस्टम अच्छे से डेवलप करता है, और ये हमारे जो सोइंग है प्लांटलेट्स का वो प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे भी होता है। ठीक है, अब हमारा सीड डल गया हमारे खेत में, अब हमें इरिगेशन करना है। इरिगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड थ्रू कैनाल्स रिजर्वियर्स ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिगेशन। इसमें जो पानी पटाने को फील्ड में पानी पटाने को कहते हैं इरिगेशन। इंडिया के फार्मर्स मेनली डिपेंडेंट होते हैं इरिगेशन के लिए रेन्स पे। पर अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो रेन कम हो रहा है अब अपने कंट्री में इंडिया में,
तो फिर इसलिए अब मॉडर्न मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली जो हाई लेवल माउंटेन्स टेरेन्स में यूज़ होता है, क्योंकि हाई लेवल माउंटेन्स टेरेन्स उधर की लैंड अनइवन होती है, यूनिफॉर्म नहीं होते, अनयूनिफॉर्म होते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, पाइपलाइन पूरे फील्ड में जा रखी होती है और उनके टॉप पे रोटेटिंग नोजल होते हैं, जो जैसे ही हम अपना पाइप वो नोजल खोलेंगे सब कैनल का, तो फिर उधर से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो चारों ओर स्कैटर होगा और उससे हर सीड को पानी भी चले जाएगा और अनयूनिफॉर्म लैंड पे भी वाटर आराम से चले जाएगा। फिर दूसरा तरीका होता है ड्रिप इरीगेशन का। ड्रिप इरीगेशन मेनली उन जगह पे होता है जहाँ पर वाटर शॉर्टेज होता है। उधर क्या करते हैं कि पूरे खेत में हर एक पौधे के पास पाइपलाइन होता है और उसमें एक एक छेद होता है छोटा छोटा। जैसे ही हम अपना व्हील रोटेट करेंगे पानी का, तो फिर उसे उधर ड्रिपर लगा होता है जो पानी को सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालता है, ये पानी वाटर के वेस्ट को मिनिमाइज कर देता है। अब हमारा इधर पानी हमारे सीड्स को पानी भी मिल गया, अब उसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा, जो उधर हार्मफुल एनिमल्स होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो फिर इसे कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। तो हमें किस किस से प्रोटेक्ट करना होता है, वीड्स से। और वीड क्या है, वीड्स को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स, इन्हें कहते हैं वीड्स। तो जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना हमारे प्लांट के क्रॉप मेन क्रॉप के बगल में, उसे कहते हैं वीड्स। तो फिर वीड्स ग्रो जो होते हैं उनको हटाने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे एक होता है मैकेनिकल कंट्रोल, वीड्स आर पुल्ड बाय हैंड। मैकेनिकल कंट्रोल में हमें फिजिकली उसको हटाना होगा हैंड से या फिर ट्रॉवेल से। फिर दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। कुछ केमिकल लाइक 2 या फिर 4D या डेल्फन केमिकल आर यूज फॉर किलिंग वीड्स। दीज आर कॉल्ड वीडीसाइड और हर्बिसाइड। ये वीड को मारने में यूज किए जाते हैं और उनका नाम होता है वीडीसाइड। Weedicides are spread over before these weeds produce flower and seeds। अच्छा, हम सीड को सो करने से सीड को लैंड में डालने से पहले ही हम वीडिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं। तो फिर ये हमारे मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करता है इस तरीके से। फिर एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें some organism with particular freedom specific weeds are introduced into the field in large number। जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक वीड्स को ही खाते हैं, वीड्स को ही, वो हमारे मेन क्रॉप को नहीं खाते, स्पेसिफिक वीड्स को खाते हैं। तो फिर वो लार्ज अमाउंट में फील्ड में डाल दिए जाते हैं, उसे जैसे वीड होंगे वो उनको खा जाएंगे। जैसे कुछ प्लांट होते हैं इसके बारले, सोयाबीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा। फिर वीड से तो हमने अपने खेत को बचा लिया, अब पेस्ट से बचाना होगा। अब पेस्ट क्या है, पेस्ट्स आर दी ऑर्गेनिज्म व्हिच अटैक एंड डैमेज क्रॉप। पेस्ट कंट्रोल के लिए हमें केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। केमिकल्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहले हम केमिकल का पढ़ेंगे। केमिकल सब्सटेंसेस जो पेस्ट को मारते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और पेस्टिसाइड 3 तरीके के होते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड। अब जैसे पेस्टिसाइड है, पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड, वैसे इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। रोडेंट्स, चूहों को, जो माउस होते हैं उनको मारने के लिए होता है रोडेंटिसाइड, और फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स, ठीक है। और इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं पेस्टिसाइड्स के, कि ये यूजफुल इंसेक्ट्स जो होते हैं लाइक बटरफ्लाई और हनी बीज, इन्हें भी मार देते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम पेस्ट्स को कैसे हटा सकते हैं, जैसे स्केयर क्रोज हमने फील्ड में लगा दिए। फिर biological products origin known as biocides can be used for control pests। बायोलॉजिकल कंटेंट्स से जो बने होते हैं बायोसाइड्स, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर some organism which eat pests but not crops can be used to get rid of pests from the field। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जो पेस्ट को खा जाते हैं पर मेन क्रॉप को नहीं खाते। तो इस तरह से हमने अपने खेत से सारे वो सब हटा दिए जो हमारे मेन क्रॉप को हार्म पहुंचाते। अब हमारा क्रॉप उग गया है, अब हमें इसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट को क्या कहते हैं, हमें अपने मेन क्रॉप को काटना है ताकि हम उसे खा सकें। फिर अब इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, जो हमारे अच्छे क्रॉप है जो मैच्योर हो चुके उन्हें गैदर करना, कलेक्ट करना और फिर उसे निकाल लेना। अब इंडिया में दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, सीजन क्रॉप्स जो एक ईयर में ट्वाइस ही होते हैं। अब जो दो मेन है उन क्रॉप सीजन दो मेन इंडिया के, वो है खारीफ और राबी। रेनी सीजन में खारीफ क्रॉप होता है, खारीफ सीजन विच लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। ये मेनली जून से सितंबर तक ही लाई करते हैं और इसमें पैडी, मेज और ग्राउंडनट होते हैं। ये इनको कहते हैं खारीफ क्रॉप्स। और विंटर सीजन में फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च में राबी सीजन होता है, राबी क्रॉप जिसमें उगते हैं। राबी सीजन में वीट, ग्राम और पी, ये सब राबी सीजन में उगते हैं। फिर एक और सीजन क्रॉप है जिसे कहते हैं ज़ैद। इसमें मेनली वेजिटेबल उगते हैं और लो ग्रेड सीरियल उगते हैं। ठीक है, हमने अपने क्रॉप को काट लिया है, कलेक्ट कर लिया, अब उसको उसके अंदर से ग्रेन निकालने के प्रोसेस भी होते हैं। अब पहला प्रोसेस होता है थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है कि मशीन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारा क्रॉप कट हो चुका है तो उसमें ग्रेन सेपरेट करने के लिए थ्रेशिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट को हम किसी अच्छे से मोटे से बड़े से स्टोन पे मारते हैं जिससे उसका जो ग्रेन है वो निकल जाए, या फिर उस पर कैटल वॉक करवाते हैं। या नहीं तो अब मशीन आते हैं थ्रेशर जो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। या फिर एक मशीन है कंबाइन, जो कंबाइन काम कर देता है, मतलब कि हार्वेस्ट भी कर देता है और थ्रेशिंग भी कर देता है। साथ साथ हार्वेस्ट कर रहा है, पीछे से थ्रेशिंग करके क्रॉप हमारा मेन क्रॉप निकाल रहा है। अब थ्रेशिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गंदगी हमारे क्रॉप में रह ही जाता है, जो विनोइंग के प्रोसेस से निकाला जाता है। विनोइंग क्या होता है? It is the process where grains are dropped from a height. The heavier grains fall naturally to the ground while the lighter chaff blows away and collects at a distance. इस प्रोसेस में क्या है, जो हमारा ग्रेन है वो हैवी है और उसमें जो डस्ट है वो लाइट है। तो फिर इसमें क्या है कि हम थोड़ी हाइट से अपने ग्रेन को नीचे गिराएंगे धीरे धीरे। उसमें जो लाइटर ग्रेन है वो विंड के प्रेशर से आगे चल जाएगा और हैवियर ग्रेन डायरेक्ट नीचे फॉल हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमारा ग्रेन रेडी है। अब हमें इसको स्टोरेज करना है, इसको स्टोर करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब हर सीज़न में क्रॉप उगते हैं तो फिर एक बफर स्टॉक भी रखते हैं, ताकि अगर कभी शॉर्टेज हो गया या फिर कभी फ्लड आ गए, साइक्लोन, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए अब ये जो ग्रेन्स हैं इनको हम स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े रूम्स में, बड़े बड़े गोडाउन्स में, गनी बैग्स में इसको रखा जाता है ग्रेन को। और गनी बैग में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही हमारा ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट से मिलेगा, मॉइस्चर से मिलेगा, तो फिर वो धीरे धीरे गंदा होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा। तो गनी बैग्स जो होते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट प्रिवेंट करते हैं, इसलिए गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है। अब इधर हमारा पूरा क्रॉप प्रोडक्शन हो गया है। अब हमको अपने क्रॉप को और इंक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ में क्या होता है, इंक्रीज़ के मेथड में क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप प्रोडक्शन के को और इंक्रीज़ मतलब और क्रॉप ताकि उगे, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब हमने एक सीज़न का क्रॉप उगा लिया, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा क्रॉप है वो सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है सॉइल का, जितना भी हमने न्यूट्रिएंट ऐड किया, तो फिर सॉइल हमारा न्यूट्रिएंट्स में कम हो जाता है। तो फिर वो न्यूट्रिएंट वापस ऐड करने के लिए जैसे मिक्स क्रॉपिंग या फिर वो वाला जिसमें हमने लेग्यूमिनस प्लांट उगाए थे और फिर उसी को डाल देते, तो उससे जैसे न्यूट्रिएंट आए। अब वैसे ही करके हम इसमें भी करेंगे क्रॉप रोटेशन में, कि पहले हमने अपना मेन क्रॉप उगाया, फिर उसके बाद जब न्यूट्रिएंट कम हो गए तो फिर उसमें हमने लेग्यूमिनस प्लांट उगा दिया। लेग्यूमिनस प्लांट की वजह से पूरा न्यूट्रिएंट रिच हो गया हमारा सॉइल, और फिर लेग्यूमिनस प्लांट को हटा के फिर से अपना नॉर्मल सीजनल क्रॉप उगा दिए। तो इससे हमारा इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड में एक ही टाइम में वो ग्रो किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक क्रॉप का वेस्ट, जैसे कॉटन, एक एग्जांपल होता है इसका कॉटन एंड ग्राउंडनट।
कॉटन का जो वेस्ट होता है वो ग्राउंडनट प्लांट में यूज़ हो जाता है, और ग्राउंडनट क्रॉप का जो वेस्ट है वो ये कॉटन प्लांट में यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए मिक्स क्रॉपिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ कुछ क्रॉप हैं जैसे कॉटन एंड ग्राउंडनट, वीट एंड चिकपी, वीट एंड मस्टर्ड, ये सेम फील्ड में उगे जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस है फील्ड फैलो। इसमें क्या होता है, फील्ड फैलो इज़ अ नेचुरली, ये वाला जो इधर फोटो है जिसमें ऊपर कैटल जो है, गाय है, वो फील्ड में खाना खा रही है, वो घास खा रही है, तो इस वाले को कहते हैं फील्ड फैलो। इसमें क्या होता है, जब हमारा क्रॉप, हमने अभी तक क्रॉप को डाला नहीं है, सो नहीं किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर कैटल वॉक करवाएंगे, आराम से अपने कैटल को रेयर करवाएंगे। फिर उधर क्या होगा, कैटल फूड खाएगी और एक्सक्रीटा करेगी। वो उसका जो वेस्ट है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट रिच का काम कर, वो न्यूट्रिएंट बढ़ाने का काम करता है। तो इससे हमारा सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं उनके वेस्ट से। ठीक है। अब ये तीसरा प्रोसेस हो गया। फोर्थ प्रोसेस क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में एक क्रॉप का एक डिज़ायरेबल, दो डिज़ायरेबल क्रॉप के कैरेक्टरिस्टिक को मिला दिए जाते हैं। मतलब कि एक क्रॉप डिजीज़ फ्री है पर वो उतना उसका वाटर कैपेबिलिटी कम है, वो रेजिस्टेंट कम करता है सब कुछ। तो फिर इसके लिए क्या किया हमने, डिजीज़ फ्री क्रॉप को एक दूसरे डिज़ायरेबल क्रॉप से मिला दिया। जैसे ये दूसरा क्रॉप हमारा वो डिजीज़ फ्री नहीं है पर वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसका प्लांट अच्छा, उसका फ्रूट अच्छा उगता है, वो उसका सब कुछ बेटर है, वो डिज़ायरेबल है, वो रेजिस्टेंट फ्री है। तो इसमें क्या करा हमने, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को केमिकल प्रोसेस से मिला दिया। अब इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ठीक है। अब मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं कि पहले दो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट को हम चूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट बायसेक्सुअल होते हैं, तो उस ताकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना कर दे, इसलिए उसके जो एंथर हैं, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, तो जो उसके एंथर है उसको हम एक केमिकल प्रोसेस से निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। जो हमने एंथर निकाले इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है। तो फिर दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरे मेथड में क्या किया जाता है कि ये जो दोनों प्लांट है, इन दोनों के पॉलेंस को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके स्टिग्मा में, इमैस्कुल्ड फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा में डाल दिया जाता है। फिर प्रोसेस होता है आगे। फिर द सीड्स ऑब्टेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद जो सीड ऑब्टेन किया गया है उसे हम फील्ड में सो कर देते हैं, फील्ड में उगाना चालू कर देते हैं। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मैं डिफाइन बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग टू प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू गिव हाई यील्डिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है। अब मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक चीज़ हुआ था 1960s में, जिसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक साइंटिस्ट हैं मेक्सिको में उन्होंने क्या किया, वीट प्रोडक्शन जो मेक्सिको का था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से बहुत ऊपर कर दिया, ट्रेमेंडस कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। तो फिर इंडियन एर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ मैक्सिकन वीट लाए जो क्रॉस, और फिर उन्हें क्रॉस ब्रीड कर दिया इंडियन वैरायटी पे, जिसने रिज़ल्ट किया, इधर रिज़ल्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, रिज़ल्ट किया इंडिया में मेक्सिको से ज़्यादा वीट ग्रो होने लगा, ट्रेमेंडस स्पीड में ग्रो होने लगा। तो इसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। हमने ये एग्रीकल्चर में 3 जो हमने पढ़े थे उसमें 3rd एग्रीकल्चर था, तो एनिमल हस्बेंड्री था। एनिमल हस्बेंड्री है द ब्रीडिंग रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब इधर लाइव स्टॉक लिखा है, ये लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेट जो हमने एनिमल टेम किए, जैसे मैंने डॉग को पाला, गाय को पाला, इन सब, ये सब लाइव स्टॉक है। ठीक है। इधर डोमेस्टिकेशन प्रोसेस लिखा है, इट इज़ द टेमिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़। कुछ डोमेस्टिक एनिमल भी होते हैं जिसको जैसे हो गया कैटल।
कैटल, बफेलोज एंड बुलॉक्स आर नोन एज कैटल। इनको कैटल के कैटेगरी में रखा गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टॉक है। ठीक है, अब ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं हमको, तो इन एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल, मिल्क नहीं, MILCH, मिल्च एनिमल्स भी कहते हैं। फिर सेकंड एनिमल्स जो होते हैं शीप और गोट, इसे हम वूल के लिए, इनको हम वूल के लिए, मीट के लिए और स्किन, इनके स्किन के लिए हम रेयर करते हैं। फिर पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री और रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन, चिकन, डक्स एक्सेट्रा। इनको पोल्ट्री जो होते हैं वो मेनली हैन, डक और बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स को, चिकन, इन सब को ही करते हैं पोल्ट्री में। इनको पोल्ट्री के कैटेगरी में रखा गया है और इनको हम मीट और एग के लिए करते हैं लाइव। इनको हम डोमेस्टिकेट क्यों करते हैं? मीट और एग के लिए। फिर जो तीसरे हैं वो चौथे जो हैं वो है फिशरी। फिशरी से ही पता चल रहा है कि ये किसका है? फिश का। और इनके ब्रीडिंग को कहते हैं पिसीकल्चर या फिर फिश फार्मिंग। और ये फिश जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं, इसलिए इनको रेयर किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। फिर फिफ्थ और लास्ट जो है वो एपीकल्चर है। एपीकल्चर है हनी बीज को रेयर करना। हनी बीज क्या करेंगे? फ्लावर से हनी निकाल के फिर अपने हनी नेस्ट में डाल देंगे, फिर हनी नेस्ट से हम वो हनी निकाल लेंगे, तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर डन हो गया। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिए, और अगर आपको मैथ्स और सिविक्स भी पढ़ना है तो वो भी कमेंट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस ही पढ़ाता हूँ। तो फिर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।